हेलो एवरीवन। मैं हूं स्वरजीत रोशन। आज राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा कुर्मी समाज या कोयली समाज के द्वारा एसटी दर्जे की मांग को लेकर है। ये मुद्दा इतना व्यापक होता जा रहा है कि ये सिर्फ अब झारखंड में नहीं जबकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी व्यापक स्तर पर इस पे आंदोलन हो रहे हैं, जिसमें रेल रोको अभियान से लेकर सड़क जाम करने से लेकर के आपको और तरह तरह के अनशन तक भी जा रहे हैं। अगर इस पर सही समय में तक काबू नहीं किया गया तो मणिपुर जैसे हालात भी देखने को आपको मिल सकते हैं। झारखंड में यह बहुत तेजी से एक उग्र रूप ले रहा है। इसके अपोजिट में देखें तो आदिवासी समाज भी इस पर पूरा विरोध कर रहा है कि किसी भी हाल में कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा न दिया जाए। अब मामला यह है कि आखिर ये कुर्मी समाज ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ये एक आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मुद्दा सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पहचान, इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। यानी ये एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल संघर्ष है जो राज्य को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसे सही समय तक नहीं देखिए तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है कि आखिर कुर्मी समाज के पास ऐसे कौन से जटिल अधिकार हैं जो ऐतिहासिक है और प्रामाणिक है, जिसके आधार पर ये खुद को एसटी दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आदिवासियों के पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इनको ये तय कर सकता है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें। तो ये पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारे सरकारी साक्ष्यों, न्यूज़पेपर और बहुत सारे अधिकारों सरकार के द्वारा जो प्रकाशित हैं और जो ऐतिहासिक हैं उनको मैं यहाँ पे लाया हूँ ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और जिसमें कई सारे ऐसे आपको अधिक मैं दिखाऊंगा आपको इतिहास में जिनमें इनका जिक्र है और उनका सोर्स भी मैं बताऊंगा ताकि आप उसको वैलिडेट कर पाए। अगर आपको इस पूरे मामले को समझना है तो आपको कुर्मी जाति के इतिहास और उसके पहचान को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुर्मी जाति को 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत नोटिफाइड ट्राइब के रूप में बताया गया था और 1913 ईस्वी में इसकी पुष्टि भी की गई थी कि हाँ ये नोटिफाइड ट्राइब हैं। यानी 1931 ईस्वी तक उन्हें आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में मान्यता प्राप्त था। लेकिन मामला तब शुरू होता है जब 1931 में 1931 में एक जनगणना होता है, मतलब सेंसस होता है, और इसके दौरान कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? इस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने क्या स्पष्ट करके कहा कि 1931 की जनगणना रिपोर्ट में छोटानागपुर क्षेत्र के कुर्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है और इस आधार पर उन्हें कुर्मी जाति जो एसटी के अंदर या नोटिफाइड ट्राइब के रूप में थे उसे उनको बाहर कर दिया गया। इसके पीछे अलग अलग विद्वान जो हैं उनका अलग अलग मतभेद है। तो पहला समझते हैं कि एक शोधकर्ता थे विंग कमांडर हिमंसवर सिंह। उनका मानना क्या है कि कुर्मी समुदाय का छोटानागपुर पठार में 4000 वर्ष पुराना आदिवासी इतिहास है। कर्नल डाल्टन जो है वो 1872 में एक उनका लेख था जिनका नाम था झरी कुर्मीज या कुर्मीज ऑफ दी वुड। इसमें वो उल्लेख करते हैं कुर्मी जो है वो स्ट्रेंज गॉड की पूजा करते हैं और 1891 की जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बात कहा गया था कि द कुर्मीज ऑफ हजारीबाग आर नॉट द आर्यन कुर्मीज ऑफ बिहार और उनकी शारीरिक संरचना संथालों से मिलती जुलती है। यानी अब यहाँ जो मामला है ये थोड़ा सा खुलता हुआ नजर आता है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो कुर्मीज ऑफ हजारीबाग आर नॉट द आर्यन कुर्मीज ऑफ बिहार, यानी एक आर्यन कुर्मीज है और एक छोटानागपुर के कुर्मीज है। ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 2004 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRI ने निष्कर्ष दिया, एक बहुत लंबा प्रकाशन किया और उसमें पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कि जो कुर्मी है या जो महतो है वो कुणबी जाति की एक उपजाति, और कुणबी जाति जो है झारखंड में ट्राइब या पूरे भारत में एसटी के रूप में कहीं वर्गीकृत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है। जबकि 1929 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक आयोजन किया गया था ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे कुर्मी को क्षत्रिय पहचान अपनाने के लिए प्रेरित किया गया कि सारे के सारे कुर्मी अपने आप को क्षत्रिय पहचान के साथ जोड़े। ये बात 1929 का है। एक शोध में के अनुसार यह पता चला कि 3 कुर्मी नेता जो थे
उसने लिखित आवेदन दिया था और अपने आप को क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 में उन्हें जनगणना से बाहर कर दिया गया। ऐसा लेखों में मिलता है। अब इनके कुर्मी के सांस्कृतिक और भाषाई साक्ष्य के आधार पर देखते हैं कि क्या ये कुर्मी है या नहीं। इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है। तो सबसे पहला बात आता है किसी भी संस्कृति में टोटेम, जिसको बोलते हैं गोत्र प्रथा। तो कुर्मी समुदाय जो है वो टोटेमिक व्यवस्था का पालन करता है, यानी गोत्र व्यवस्था को मानता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो आदिवासी समाज में गोत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। उसका विशिष्ट पहचान जो है किसी समाज में, आदिवासी समाज में अलग अलग लोगों का, वो उनके गोत्र से होता है। अब कुर्मी समाज में कौन कौन से गोत्र प्रचलित हैं? तो अगर हम लोग संस्कृति में उनके गोत्र की बात करें तो उसमें जो एक्का यानी कछुआ होता है, कुजूर जो फल होता है, टिंडा नारियल, कांडा जड़ और अन्य प्राकृतिक तत्वों पर आधारित गोत्र जो होते हैं वो जनरली देखने को मिलता है। जो उरांवों में भी इसी प्रकार के गोत्र आपको दिखेगा, मुंडाओं में दिखेगा, संथालों में दिखेगा। जो इस प्रकार के गोत्र होते हैं वो उनमें दिखते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि मुंडा उरांव ये लोग जो है वो एसटी का दर्जा इनको प्राप्त। तो इनका मानना है कि अगर हमारे टोटेम या जो गोत्र प्रथा है तो आदिवासियों के जैसा ही है तो हम इसकी क्यों नहीं। बात यही नहीं रुका, बात इनके भाषा तक भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि कुर्माली भाषा जो है वो कुर्मियों की एक भाषा है और ये भाषा एक इंडो आर्यन भाषा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी उपलब्ध है। बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि इस भाषा में न तो द्रविड़ और न ही ऑस्ट्रो एशियाटिक शब्दावली है, यानी ऐसे शब्द का जिक्र यहाँ पे नहीं। जबकि विद्वानों का मानना है कि कुर्मी लोग जो है मूल रूप से एक अलग भाषा बोलते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुर्मी जो है वो एक अलग भाषा बोलते हैं, जो न तो मुंडा, न द्रविड़ और न ही इंडो आर्यन की भाषा थी। लेकिन बाद में उन्होंने क्षेत्रीय इंडो आर्यन भाषा। यहाँ दो बात है कि अगर कुर्मानी भाषा के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये कुर्मी जो है वो आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि कुर्मानी भाषा इनकी शुरू से नहीं है, इन्होंने बाद में इस भाषा को अपनाया। ये तो विद्वानों का तर्क है, जबकि वो उनका अपना कहना है। भाई पर्व त्योहारों में भी क्या समानताएं हैं, इस पे बेसिस पे भी चर्चा कर लेते हैं दोनों। तो आप जानते हैं कि मणे आषाढ़ी पूजा जो होता है वो कुर्मी समाज का सबसे मुख्य त्योहार माना जाता है। और जानते हैं कि ये जो पर्व होते हैं कृषि कार्य शुरू करने से पहले प्रकृति की पूजा की जाती है, जो जून जुलाई में आषाढ़ महीने में आई तो मनाया जाता है। इसमें आप ध्यान से सुने होंगे कि पाहन या जो नाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धार्मिक प्रधान उनका होता है, वो पूजा करता है। और जो महतो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ग्राम प्रधान, की महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे कर्मकांड में होती है। और यही प्रथा जो है, पर्व त्योहार की सेम प्रथा जो है वो संथालों में, उरांवों में, मुंडाओं में और कई अन्य आदिवासी समाजों में भी व्यापक रूप से देखने को अभी हम लोगों को मिलता है। तो मामला अब दो चीजों में आ गया है कि एक आर्य द्रविड़ और सदान आदिवासियों में एक बहस शुरू हो, क्योंकि मामला तो यहाँ फंस चुका है। ये मामला जो है जो इनको और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय जो है खुद को क्या मानता है, उत्तर भारत के कुर्मी जो है उनसे अलग मानते हैं। क्या कहते हैं कि जो उत्तर भारत के जो कुर्मी है वो, चूंकि मैंने बताया था ना कि औरंगाबाद में कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने कई कुर्मी नेताओं ने तो क्षत्रिय अपने आप को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि जो उत्तर भारत के कुर्मी क्षत्रिय मानते हैं, जबकि जो दक्षिण भारत के जो कुर्मी या जो निचले मध्य के हैं, झारखंड बिहार उड़ीसा के जो है वो लोग जो है वो टोटमिक कुर्मी अपने आप को आदिवासी कहते हैं, जो कहते हैं कि वो कुर्मी अलग है और हम लोग जो है वो अलग है। अब बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मामला यह ना कि आप वो अलग कुर्मी मानते हो क्योंकि वो खुद को क्षत्रिय बोलता है, और आप कहते हो कि मैं टोटेमिक कुर्मी हूं। तो दोनों में अंतर क्या है और वो किस बेसिस पे अंतर है। तो पहला होता कहते हैं वो कि उनमें भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर है। तर्क देते हैं, क्या कहते हैं कि 1891 की जनगणना में स्पष्ट किया गया कि छोटा नागपुर के कुर्मी जो हैं वो संभवतः द्रविड़ मूल के हैं और बिहार के कुर्मी जो हैं वो कम सम्मानित है। मामला यही नहीं रुका, मामला तो और आगे बढ़ता है और बिहार में ब्राह्मण कुर्मी जो के हाथ से पानी ले सकते हैं। बिहार में जो कुर्मी है वो जो है उनके हाथ से तो ब्राह्मण पानी ले सकते हैं, लेकिन मानभूम में कोई भी ब्राह्मण कुर्मी के हाथ से पानी नहीं लेता। ये तर्क देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तर्क देते हैं, ये प्रचलित है। आप उस क्षेत्र में जाकर इस चीज को पूछ सकते हैं। इस बेसिस को वो उनसे अलग मानते हैं। जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट तर्क क्या देते हैं,
इनके द्रविड़ होने का संबंध कैसे बताते हैं? एक तो उनमें एक एच रिसले है। एच रिसले ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में का नाम है द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल 1891। किसी को दिक्कत है जाके पढ़ लीजिएगा। बुक का नाम है द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल 1891। उसमें लिखा है कि कुर्मी जो है वो टोटेमवाद का पालन करते हैं, और टोटेमवाद का पालन करना उनके द्रविड़ मूल का प्रमाण करता है, ऐसा मानना है। तीसरा, अपने आप को सदान की पहचान देते हैं और कहते हैं कि कुर्मी समुदाय जो है वो अपने आप में एक सदान है, झारखंड का मूल निवासी है, जो आदिवासियों के समान भूमि और प्रकृति से गहरा संबंध रखता है। तो ये तो था इनका सांस्कृतिक इतिहास, जिसके बेस और ऐतिहासिक प्रकरण, जिसमें ये खुद को क्या मानते हैं, एसटी बनने के लिए पर्याप्त सबूत दे रहे हैं। अब मामला यह है कि एसटी दर्जे की मांग के पीछे इनका क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है आर्थिक और शैक्षणिक। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कुर्मी समाज जो होता है वो ओबीसी के अंदर शामिल है, और आपको पता होगा कि झारखंड में लगभग 46% ओबीसी रहते हैं। अब अगर ये 46% है, जबकि इनको आरक्षण सिर्फ 14% है। हालांकि एसटी दर्जे की मांग के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके अलावा हमारे पास और कई कारण हैं। तो उनमें सबसे मुख्य कारण ये बताते हैं कि सीएनटी एसपीटी का इनको लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से लगता है कि आखिर ऐसा इसलिए तो करना चाहते होंगे। आरक्षण तो चलो एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा इनको ऐसा लगता है कि अगर हम एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आपको पता होगा कि इन क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में एसटी के लिए एक अलग एक्ट है जिसे कहते हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट। तो अगर इनको एसटी में शामिल कर दिया जाएगा तो इनका भी जो जगह जमीन है वो सीएनटी एक्ट के तहत सिक्योर हो जाएगा, कोई उनके छीन नहीं सकता, कोई उनसे खरीद नहीं सकेगा बाहर में। तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको सीएनटी एक्ट कहते हैं, ये 1908 में आया था, और एसपीटी जिसे संथाल परगना एक्ट कहते हैं, ये 1949 में आया था। ये अनुसूचित जनजाति के भूमि को संरक्षण का अधिकार देता है। इन कानूनों के तहत आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता। अवैध रूप से ली गई भूमि, अगर कोई आदमी अवैध रूप से इनके भूमि को ले लेता है तो उसे अधिकार को वापस पाने का भी इनके पास अधिकार होता है। पट्टे के रूप में भी इनकी जमीन को नहीं खरीदा जा सकता। भले ही ऐसा पट्टे के रूप में, अभी आप देखोगे कि झारखंड के क्षेत्र में, खास करके टाउन एरिया में, आदिवासी की भूमि को पट्टे के रूप में बेचा जाता है, लेकिन पट्टे के रूप में बेचना एक इलीगल है। अगर आदिवासी समाज जिसका जमीन है वो अगर कोर्ट चला जाए तो वो जमीन उसको वापस मिल जाएगा। ऐसा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है, इसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो कुर्मी समाज ये सोचता है कि अगर हम लोग भी एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग जो, खास करके चूंकि कुर्मी समाज एक कृषक समाज है, तो उनकी भूमि उनकी क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको बताया, इनको लगता है कि झारखंड में अब जो एसटी है उनकी आबादी मात्र 26% है, 2011 की जनगणना के अनुसार की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इनको 28% का क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। जबकि कुर्मी समाज जो है वो 10 से लेकर 25% के बीच में होता है। अब बोलोगे 10 से 25 क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी बहुत अलग अलग, जैसे कोई अपने आप को कुर्मी कहता है, कोई कोयरी कहता है, कोई महतो कहता है, तो इसमें भी बहुत लोग अपने आप को अलग अलग मानते हैं। इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि 10 से लेकर 25% की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचो कि 25% है ये, और ओबीसी में मात्र 14% है आरक्षण। तो अगर यहां जाएंगे तो इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लाभ होगा इससे। एसटी दर्जा मिलने से इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, विशेष छात्रवृत्ति का पैकेज मिलता है। इसके अलावा बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर इनके पास बढ़िया रोजगार आ जाए और आर्थिक रूप से अगर ये आगे आ जाए तो कोई भी आदमी क्यों एसटी बनना चाहेगा। आज तो हर आदमी, ओबीसी क्या, जनरल के लोग भी अपने आप को क्या कहते हैं, एसटी बनाना चाहता है। क्यों नहीं चाहता, क्यों ऐसा है? इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक तंगी और बेरोजगारी। और इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है शासन करने वाली सरकार, चाहे वो सरकार किसी की हो, केंद्र लेवल पर हो या राज्य लेवल पर। इतना ही नहीं,
बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन इस लेवल पे बढ़ चुका है कि झारखंड में आदिवासी युवाओं की शिक्षा से रोजगार में संक्रमण बेहद कठिन है। ओबीसी के रूप में कुर्मी समुदाय को प्रतिस्पर्धा में सीमित अवसर मिलता है, जबकि अगर वो शामिल हो जाते हैं एसटी में तो उनको रोजगार के ज्यादा साधन मिलेंगे। अब एक संवैधानिक तर्क भी हम लोग देखते हैं कि आखिर संविधान में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कुर्मी समाज, जिनको 1931 में बाहर कर दिया गया था, फिर से अपने स्टेटस को पा पाए? तो जी हाँ, अनुच्छेद 342(1) संविधान का अनुच्छेद 342 342 के क्लॉज 1 में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित कर सकता है, उसके पास विशेष शक्ति है। अब बोलोगे कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे क्यों? तो ऐसा करने के पीछे वो कहते हैं कि मुझे नोटिफाइड ट्राइब के रूप में मान्यता दिया गया था, मैंने बताया आपको हिस्टोरिकली। दूसरा बोला कि 1950 में अनुचित बहिष्कार हुआ। संविधान के लागू होने के समय यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर जो था, उसमें 1950 में कुर्मियों को बिना किसी औपचारिक अधिसूचना के हटा दिया गया था। संविधान के समय में संविधान में होना चाहिए था ना, जब हमारे ऐतिहासिक रूप में बहुत जगह पे इनका जिक्र है, बहुत मैंने आपको बताया साक्ष्य उसके बेसिस पे है, तो 1950 में हटा दिया गया था और इन्होंने उसका विरोध भी किया था। इसके अलावा एच.एच. रिसले की भी रिपोर्ट है जिसमें औपनिवेशिक कई औपनिवेशिक दस्तावेज हैं, जिसमें रिसले की एक किताब बताया मैंने, द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल, 1891 में बताया है कि कुर्मी टोटमिक व्यवस्था को मानते हैं और यह आदिवासी के रूप में वर्गीकृत है। एक लोकुर कमेटी ने भी एक मानदंड दिया था 1965 में। लोकुर कमेटी ने क्या कहा कि एसटी पहचान के लिए 5 मानदंड निर्धारित किया। लोकुर कमेटी ने जो 1965 में बना, जिसमें वो 5 मानदंड बताया कि आदिवासी होने का, जिसमें पहला बताया क्या कि आदिम लक्षण होना चाहिए, जो इनमें भी है, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, मैंने आपको संस्कृति क्या बताया, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय में संपर्क में संकोच हो, यानी वो समुदाय बड़े से जल्दी नहीं मिले, अपने आप को इंफीरियर फील करे, और सबसे इंपॉर्टेंट पिछड़ापन। अगर किसी समुदाय के पास इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है, ऐसे उनके पास कैरेक्टर्स हैं, तो उन्हें आदिवासी समाज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोकुर कमेटी की रिपोर्ट है जो 1965 में आई थी, आप चेक कर सकते हैं जाके वहां पे इस चीज को। कुर्मी समुदाय का दावा है, मैं नहीं कह रहा, कि कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है कि हम लोग इन सारे मानदंडों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब मामला जो है वो सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। इनको ऐसा लगता है कुर्मी समुदाय को कि ये मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये उनके पहचान पे भी संकट गहरा हो रहा है। कुर्मी समुदाय महसूस करता है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का क्षरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1931 के बाद से ही उन्हें हिंदू समाज में शामिल कर दिया गया, जबकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं आदिवासी समाज से मेल खाती है, ऐसा इनका मानना है। उनका डिसंस्कृतिलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, डिसंस्कृतिसेशन आंदोलन किया था इन्होंने, यानी संस्कृति को छोड़ने का आंदोलन किया था। हाल ही वर्षों में कुर्मी ने समुदाय ने ऐसी प्रक्रिया को अपना रहा है और कहता है कि आप जो हिंदुओं का जो संस्कृति है उसको छोड़ो। घरों से, इसलिए देखा होगा आपने, इन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए जिसमें घरों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां को हटाने लगे। आज भी ऐसा हो रहा है। महिलाओं को मंदिर में जो पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ होता है उसको त्याग करवा रहे हैं, महिलाएं त्याग भी कर रही हैं। आदिवासी पहचान को पुनः पुनर्स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। जबकि मामला सोचिएगा, इसके पहले कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अगर आप सब कुछ उनके लोकल कमेटी के मानदंड को पूरा करते हैं तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं और संस्कृति को छोड़वाने के लिए ये काम कर रहे हैं? उनका मानना है कि उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। यानी क्यों? क्योंकि 1929 के 1929 के ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय कॉन्फ्रेंस में षड्यंत्र के द्वारा उन्हें आदिवासी पहचान से वंचित कर दिया गया। कौन षड्यंत्र किया था भाई आपके साथ? आप तो खुद अपने आप को किए थे, और वो करने वाला आपका आदिवासी नहीं, हिंदू नहीं, वो आपका कुर्मी नेता ही था, अगर आप खुद को हिंदू नहीं मानते तो। इसके ये तो आपको समझ आ गया कि कुर्मी समाज का क्या स्टैंड है। लेकिन आदिवासी समाज भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध के पीछे बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। इनका तर्क भी सुनना बहुत जायज है।
इनके विरोध का मुख्य आधार क्या है? इनका विरोध करने में ये कहते हैं कि झारखंड में मूल आदिवासी समाज जो है वो कौन-कौन से हैं? और वो लोग क्या विरोध कर रहे हैं? जैसे संथाल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, ये लोग जो हैं वो कुर्मी के द्वारा एसटी का मांग को बहुत विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के पीछे वो क्या मुख्य आधार देते हैं? उनके एक पूर्व सांसद हैं और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू। उनका कहना है कि कुर्मी समुदाय हिंदू समाज का हिस्सा है और इसीलिए वो आदिवासी नहीं है। अगर आप इस बेसिस पे कहोगे तो वे कह देंगे कि हमारी संस्कृति का क्षरण हुआ है, पुराने समय में ये था। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सबूत तो नहीं है। वही एक और नेता है, आदिवासी नेता, उनका नाम जानते हो, गीताश्री उरांव। वो क्या कहते हैं कि कुर्मी की मांग राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वो कहते हैं कि राजनीति किया जा रहा है इसमें, ये सही मायने में नहीं है। आदिवासी को खतरा महसूस होता है क्योंकि उन्हें अतीत में कुर्मी समुदाय से भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ये तो ये तक कह दी कि ये कुर्मी, यही कुर्मी समाज है जो आदिवासियों को क्या कर रहे थे, बहुत तरीके से प्रताड़ित करते थे। ये तो अलग ही मामला है गीताश्री उरांव का। उससे उनको खतरा है, ये वो कहती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके पास ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। नहीं, ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव नहीं है, इनके पास काफी ऐतिहासिक प्रमाण है। सलमान मुर्मू ने खुली चुनौती दी कि कुर्मी अगर एसटी नहीं थे, ये कह रहे हैं कुर्मी एसटी नहीं थे, यदि उनके पास प्रमाण है तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। भाई अगर वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो जीत ही जाएंगे क्योंकि उनके पास है। रेल चक्का जाम करना, बेवजह जनता को परेशान करना उचित नहीं है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट टीआरआई की 2004 की रिपोर्ट ने कुर्मियों के दावों को निर्धार बताया, मैंने बताया था। और ये लोग इसी के बेसिस पे ये कहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीआरआई जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इसको निर्धार बताया है, यही इनके पास एक सरकारी पुख्ता सबूत है। बाकी कुर्मियों के पास क्या क्या मैंने बताया। लोकुर कमेटी और काका केलकर कमेटी की अस्वीकृति, ऐसा इनका मानना है। जबकि लोकुर कमेटी ने बताया था, ये नहीं कहा कि ये लोकुर कमेटी या काका केलकर कमेटी ने नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये कुर्मी जो है वो एसटी थे। उन्होंने ये बताया कि कोई एसटी होगा तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो काका केलकर का समिति जो है वो 1955 में आई, लोकुर कमेटी बताया जानते हैं आप 1965 में आई। दोनों ने कुर्मी की एसटी की मांग को अस्वीकार कर दिया था। मामला यही नहीं है, इससे और भी प्रॉब्लम है कि आदिवासी समाज क्यों इस पर ज्यादा विरोध कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर उनको शामिल कर लिया जाएगा तो आरक्षण पर उनका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसटी दर्जा मिलने से उसके आरक्षण में, किसके आरक्षण में, आदिवासियों के आरक्षण में कमी हो जाएगी। संख्या का खतरा है। क्यों? क्योंकि 10 से 25% कुर्मी अगर एसटी बन जाएंगे तो एसटी में जो 26% है वो कितना बढ़ के 36 से 50 40% तक हो जाएंगे और मात्र 28% का आरक्षण, फिर मामला तो वही हो गया ओबीसी वाला। बिहार और यूपी से प्रवास हो सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा होगा तो बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, यहां से भी लोग आएंगे और क्या हो जाएंगे, एसटी में शामिल होने की कोशिश करेंगे। भूमि पर अधिक खतरा हो जाएगा कि अब एसटी की जमीन जो है वो एसटी तो खरीद ही सकता है, तो वैसा खरीद बिक्री होने लगेगा तो ओबीसी एंटी एसपीटी का प्रॉब्लम उनको लग रहा है। इसके अलावा इनको ये भी लगता है कि सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है, ऐसा आदिवासी समाज को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच बढ़ते तनाव ने झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जैसे इनने रेल रोको आंदोलन कई बार किया इन्होंने। सितंबर 2024 में आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय ने बड़े पैमाने पर रेल रोको अभियान शुरू किया था और अभी भी वो कर ही रहे हैं, जिससे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में 100 से अधिक ट्रेनें जो है वो रद्द हुई थी। वंदे भारत हो या राजधानी एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनें को रद्द किया गया और उनको जो है कई अलग-अलग क्षेत्रों में डाइवर्ट भी किया गया। इसके एवज में आदिवासी प्रतिरोध रैलियां भी निकली। अक्टूबर 24 में आक्रोश महारैली अब निकला था जिसके अंदर हजारों आदिवासी सदस्य जो हैं रांची में एकत्रित हुए थे और अक्टूबर में उन्होंने 33 आदिवासी समूहों ने एकजुट होकर कुर्मी समाज के मांग को विरोध कर रहे थे। उनका मानना है कि मणिपुर जैसी स्थिति भी हो सकती है। ऐसा कौन कहता है? सलमान मुर्मू ने कहा कि अगर उनको कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो मणिपुर जैसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो सकती है और ये झारखंड के लिए बहुत घातक होगा। आपने पता होगा कि मणिपुर में मैतेई समुदाय ने एसटी की मांग 2023 में रखा था और सरकार ने जब मना किया था तो कितने संघर्ष हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे और कई हजारों लाखों तक लोग अपने घर से विस्थापित हो गए थे, घर जल गए थे। तो इनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी वो चीजें होगी। मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के इनके नेता कह रहे हैं।
इसके अलावा इनका मानना है कि सामाजिक विभाजन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। आदिवासी नेता एक है लक्ष्मी नारायण मुंडा, उन्होंने कहा कि कुर्मी की मांग जल जंगल जमीन पर हमला है, कि अगर इनकी मांग को पूरा किया जाएगा तो हमारे जल जंगल जमीन पर हमला है। सामुदायिक टकराव बढ़ रहे हैं, जिससे झारखंड की जो स्थिति है वो बहुत खतरा में पड़ रही है। ये तो हुए दोनों के अलग अलग मांग और दोनों के अलग अलग तर्क। इसमें क्या राजनीतिक आयाम क्या है, क्या राजनीतिक दलों की क्या इसमें ट्रेंड क्या है, उनकी क्या स्टैंड है, वो क्या सोचते हैं। तो राजनीतिक दलों की भूमिका जो है वो कुर्मी के मुद्दे को लेकर अपने अपने चुनावी लाभ को लेकर है। जैसे अभी सत्ता में है झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उन्होंने क्या किया है, जेएमएम ने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, और जेएमएम जो है आदिवासी वोट बैंक पर निर्भर है। जैसा आप जानते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोट ही चाहिए। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि जो 28 आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों की, उतना ही सीट इनका आता है। 2024 के चुनाव में भी जेएमएम ने मैया समान योजना के माध्यम से क्या किया, महिलाओं को 1000 दिया था, बाद में अभी जो है उसे 2500 रुपया कर दिया है। आदिवासी समाज को हित को ध्यान में रखते हुए लिया था, वैसे ये सबके लिए है। यानी वो लोग कड़ा रुख अपना रहे हैं। तो जानबूझ करके जो गवर्नमेंट है वो इस फैसला नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उनको उनके जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि जेएमएम जो है वो तो 28 सीटों पे 30 सीटों पे चुनाव लड़ती है, और उन्हीं पे ज्यादातर उनका जीत होता है। और 30 सीटों में थोड़े 42-45 सीटों में सरकार बनती है। तो उतने सीट के लिए आपको और क्या चाहिए चाहिए। तो बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके, उनको तो कुर्मियों का वोट चाहिए। तो इसीलिए वो आंदोलन करने देते हैं और कोई इस पे रिजल्ट नहीं निकाल पाते। मामला यही नहीं हुआ। मामला पता है क्या होता है, कि अभी तो ये धीरे धीरे होता है, बाद में अगर उग्र हो गया और मणिपुर जैसी स्थिति हो जाएगी तो न ये हेमंत सोरेन इस चीज को रोक पाएंगे न। और जिस प्रकार से मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, आपको भी देना पड़ेगा सर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अरे पूरे के पूरे देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को इस्तीफा देना पड़ता है, छोड़ के भागना पड़ता है, तो आप तो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जो उचित है वो करना चाहिए, जैसे आपने अभी सारंडा में किया है। अभी आपने कहा ना सारंडा में कि हम यहाँ पे बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, तो आप क्यों नहीं डिसीजन ले पाते हैं? क्या आपके पास सिर्फ वोट बैंक के अलावा और राजनीतिक मुद्दे के अलावा कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, कि राज्य में सौहार्द और शांति स्थापित करें? बीजेपी जो है 2004 में अर्जुन मुंडा सरकार ने कुर्मी को एसटी में सूची शामिल करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के लोगों का स्टैंड है कि इन्हें एसटी में शामिल कर लिया जाए, और 2004 में अर्जुन मुंडा ने किया भी था। तो मामला क्या है, क्योंकि बीजेपी को आदिवासी समाज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। तो जिसको आदिवासी समाज पसंद करते हैं वो इसका विरोध करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि वर्तमान में केंद्रीय जनजाति के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा, वो ऐसा करने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि अभी तो अनुसूचित जनजाति के मंत्री वही हैं। बोलने का तो बोल दिए, लेकिन किए नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हम फिर चुनाव कहां से लड़ेंगे भाई, हमको वोट कौन देगा। तो बात मामला हट जाता है। मामला इसलिए थोड़ा तूल पकड़ रहा है क्योंकि जो आजसू जो और जो अभी एक नया आजसू पार्टी जो है वो कुर्मियों, उसके जो सुदेश महतो कुर्मियों के नेता है, और उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है। तो ये लोग भी इसका विरोध तो नहीं करेंगे। आजसू का मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन जो है, उनका मानना है कि कुर्मी एसटी के मांग का वो समर्थन करते हैं खुले तौर पर, और वो जो है बीजेपी के साथ अलायंस में है। इसका मतलब है कि उनको भी ये बात कंबाइंड रूप से सही है। 2024 में एक नए नए लड़के नेता उभरे हैं जिनका नाम है जयराम महतो। उन्होंने भी क्या किया, आजसू के इस वोट बैंक को डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में है, वहां जो सरकार बनी थी 2017-21 में, तो ममता बनर्जी ने भी कुर्मियों को एसटी दर्जा देने के लिए के आधार पर ही चुनाव जीता था, और अभी तक उसने भी कुछ नहीं किया। टीएमसी सरकार कुर्मी मुद्दे को लेकर बहुत दबाव में है, और विशेष रूप से जंगल महल के क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही वर्षों में, तो वहां कहीं ना अगर गलती से ममता बनर्जी ने उनको स्टेटस दे दिया, तो झारखंड में भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर वो चुन के आई थी। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि झारखंड में कुर्मी या जो कुर्मी कुर्मी महतो समुदाय जो है उसका एसटी दर्जे की मांग एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है, जो इतिहास, संस्कृति, पहचान और आर्थिक अधिकार, संवैधानिक न्याय और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को आपस में समेटे हुए।
यह मदद केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। यह झारखंड की सामाजिक स्थिरता, आदिवासी अधिकार की रक्षा और राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। एक कुर्मी समुदाय अपने ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरा ओर जो मूल आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष का समाधान सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक सत्य और सांस्कृतिक पहचान के सिद्धांतों पर ही किया जाना चाहिए। झारखंड की सामाजिक शांति और विविधता को बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के बीच संवाद करना अति आवश्यक है। सरकार की ये जवाबदेही होनी चाहिए कि दोनों को बुलाया जाए, दोनों के मुद्दे को सुना जाए और उचित कार्रवाई की जाए, ताकि राज्य को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति ना हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार का दंगा ना हो। सब लोग, क्योंकि दंगा होने से सिर्फ दो समाज नहीं, बाकी के भी समाज जो होते हैं बहुत प्रभावित होते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ये काम को बहुत गंभीरता से ले, इसको देखें। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर लोगों तक पहुंचे और लोग इस पर, और सरकार तक भी एक वीडियो पहुंचे। अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किनका मुद्दा सही है और क्या होना चाहिए, क्या इसका सही फैसला हो सकता है। मैं सबके कमेंट को पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।